नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। एक मेगा शो एससीओ समिट की सबसे मेगा कवरेज। ये देखिए 10 देश आपके सामने हैं और 10 देश के अलग अलग एक्सपर्ट्स, लेजेंड्स यहां पर बैठे हैं। फॉर्मर एम्बेसडर्स, प्रोफेसर्स इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शी जिनपिंग अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर को बदलकर अब चाइना लेड वर्ल्ड ऑर्डर करने वाले हैं? और अगर वो ऐसा करने वाले हैं तो फिर भारत का रोल क्या होगा? या भारत एक बहुत बड़े इनिशिएटिव को स्टार्ट करने जा रहा है इस मुहिम के साथ। ट्रंप का टैरिफ और एससीओ का जवाब, क्या इस समिट को ऐसे देखा जा सकता है? ट्रंप की दादागिरी और एससीओ का जवाब, क्या इस समिट को ऐसे देखा जा सकता है? एक लिबरल अमेरिका का पूरी तरीके से नेस्तनाबूद होना और एससीओ का जवाब, क्या देखा जा सकता है? लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 30 अगस्त को चीन के तियानजिंग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 31 अगस्त को एससीओ समिट में शामिल होंगे पीएम मोदी। 7 वर्ष बाद चीन दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में एससीओ समिट में शामिल होंगे। उत्तरी चीन का बंदरगाह शहर है तियानजिन। यह अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पोर्ट सिटी पर यह होस्ट किया जा रहा है, बावजूद इसके कि बीजिंग में उनका सेक्रेटरीट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यह इंटरेस्टिंग बात है। एक और बड़ी खबर आ रही है, 31 अगस्त को पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होगी। खबर तो यह भी है कि शायद जिनपिंग खुद प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने जाए, ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। शी जिनपिंग खुद पीएम को रिसीव करने जाए, यह भी खबर है, और पुतिन को भी रिसीव करने जाएं। द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। टैरिफ, ट्रेड समेत सीमा विवाद पर हो सकती है बात। यह बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमारे जो खास मेहमान इसको इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको ध्यान से देखिए, क्योंकि अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एससीओ का मंच पूरी दुनिया को अमेरिका का एक ऑल्टरनेट दे पाएगा? और मेरे मन में सवाल है कि जो काम ब्रिक्स नहीं कर पा रहा है वो एससीओ कैसे करेगा? यह मेरे मन में एक बड़ा वैलिड सवाल है। सोचिए जरा, अगर ब्रिक्स को ट्रंप धमका सकते हैं तो एससीओ को क्यों नहीं धमका सकते हैं? इस बार एससीओ समिट चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में हो रहा है। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एससीओ का सेक्रेटरीट बीजिंग में है, उसके बावजूद पोर्ट सिटी यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। क्या है एससीओ और इसकी जरूरत क्या है, यह आपको बताते हैं। क्या है एससीओ? एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। 2001 में शंघाई में एससीओ की स्थापना की गई। भारत 2017 में पाकिस्तान के साथ एससीओ का फुल मेंबर बना। ऑब्जर्वर 2005 में बना था। एससीओ क्यों जरूरी है? सबसे बड़ा रीजनल अंतरराष्ट्रीय संगठन है। सदस्य देशों के बीच सुरक्षा और सहयोग, पश्चिम पर दबाव बनाने वाला संगठन, ब्रिक्स की तरह ताकतवर, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का समाधान एससीओ के बिना नहीं है। दुनिया की जीडीपी का 20 से 30% हिस्सा एससीओ के पास है। दुनिया की आबादी का 40% हिस्सा एससीओ में है। इसीलिए एससीओ जरूरी है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री की मौजूदगी, 7 साल बाद पीएम मोदी का चीन दौरा, गलवान झड़प के बाद पहला चीन दौरा है। पिछली बार एससीओ समिट में एस जयशंकर गए थे, प्रधानमंत्री नहीं गए थे। टैरिफ वॉर के बीच चीन में एससीओ समिट है। इंटरेस्टिंग बात क्या है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री शी जिनपिंग, आमने सामने होंगे प्रधानमंत्री, और आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के कहे जाने वाले प्रधानमंत्री। इन सब पर आगे बात होगी। लेकिन इस सब के बीच में टेरर के बीच एससीओ समिट क्यों जरूरी है, अब यह समझना जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया कह रही है 50% टैरिफ क्यों लगाया भारत पर। एससीओ समिट में भारत, रूस, चीन की मौजूदगी। पीएम मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक मंच पर होंगे। भारत, चीन, रूस से के त्रिकोणीय से एकता, आर्थिक एकजुटता। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को मिलेगा जवाब। अमेरिकी दबाव को कमतर करने की बनेगी रणनीति। एससीओ समिट से व्यापार, निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। डॉलर पर निर्भरता कम करने पर विचार संभव है। एशिया के लिए एससीओ आर्थिक रणनीति बनाने का मंच है। चीन के तियानजिन से एंटी वेस्ट नैरेटिव को मजबूती मिलेगी। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं, बहुत बड़ा पैनल है, लेकिन शुरुआत में भारत वाले सेगमेंट से कर रहा हूं और मैं थोड़ा इस तरफ आऊंगा। मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनार सर हैं,
जो कि अभी अभी विदेश से लौटे हैं, कई कंट्री से इंटरेक्ट किया है, कई बच्चों को पढ़ाया है। सर, शी जिनपिंग से मुलाकात, सवाल यह है, सीधा डायरेक्ट सवाल, टैरिफ को लेकर क्या एससीओ में भारत के इंटरेस्ट पर किसी का ध्यान जाएगा? जी, बहुत शुक्रिया निशान, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपको तहे दिल से मुबारक देता हूं जो आपने ये पैनल इकट्ठा किया है, जो इस बहुत ही महत्वपूर्ण जो शिखर सम्मेलन हो रहा है इसके बारे में बातचीत करने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जिस परिप्रेक्ष्य में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पहला एससीओ समिट नहीं है। 2001 से लेकर अभी तक 2025 17-18 समिट्स हो चुके हैं, परंतु इस समिट की जो महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखें जो पॉलिटिकल कैसा इक्वेशन बन रही है, तो मैं समझता हूं जो केवल भारत के विरुद्ध अमेरिका का ये टैरिफ जो वॉर है, केवल भारत के विरुद्ध नहीं किया गया है, पूरी दुनिया के विरुद्ध किया गया है। और इसीलिए मेरे विचार से इसके ऊपर ज़रूर बातचीत होगी और इसमें हमें द्विपक्षीय हम बातचीत करेंगे और जो सभी देश हैं 10 देश मिलकर वो भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे और कुछ ना कुछ जो कैसे अमेरिका का जो दबाव है उससे हम कैसे डील करें, कुछ ना कुछ इसके रास्ते निकाले जाने का प्रयास होगा। अंडरस्टूड। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या चीन इस बात से परेशान नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अभी जापान में हैं और जापान ने भारत के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए एक बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनाने का फैसला किया है भारत को। अब मैं यहां जानना चाहूंगा, दोनों देशों में सर, चाइना के लिए बड़ी पुरानी कहावत है, रोनाल्ड रीगन ने कहा था ट्रस्ट एंड वेरीफाई। चाइना के लिए पहले वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट। हम चीन के ऊपर कितना यकीन कर सकते हैं? वांग यी भारत आए, पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान गए और क्या किया उन्होंने? पहले ऑपरेशन सिंदूर में मदद की और फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, 40 इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा कर दी। हम चाइना के ऊपर कितना रिलाय कर सकते हैं? जी निशान जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा जो भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है डिस्ट्रस्ट, और जो मिसट्रस्ट है आपस में वो बार बार चाइना उसको ब्रीच किया। 1962 में किया, हमने पंसील किया, लेकिन 1962 उन्होंने किया। उसके बाद हमने जिस तरीके से 1990 के बाद में एक तरीके की एंगेजमेंट और स्टेटस को की जो पॉलिसी अपनाई, लेकिन 2005 के बाद वो अनकंफर्टेबल हुआ और आते आते आप देखिए ढोकलाम, गलवान, वो सब किया। एक बड़ा मिसट्रस्ट है। अगर चाइना और भारत दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट है, दोनों में अगर ट्रस्ट बिल्डिंग हो जाए तो जो वेस्ट की जो दादागिरी है, जो जिस तरीके से एक टैरिफ वॉर और ट्रंप जो डिक्टेट कर रहा है, वो एकदम वो उनका मोटिव डिफीट हो जाएगा और रेस्ट विल बी मजबूत। जो स्टेटस को चाइना चेंज करना चाहता है उसमें उसको भारत की पार्टनरशिप बहुत इसेंशियल है। देखिए, बड़ी बात यह है कि एससीओ क्यों महत्वपूर्ण हो जा रहा है। पहली बात तो ये देखिए कि ये एक तरीके से जोग्राफिकली प्रॉक्सिमेट, एक क्लस्टर ऑफ जोग्राफिकली प्रॉक्सिमेट कंट्री, सबकी बाउंड्रीज एक दूसरे से लग रही है, जो ऊपर तक यूरेशिया से लेके वेस्ट एशिया और साउथ एशिया तक आती है, वो ब्रिक्स में नहीं है जी। तो ये जो एक डिस्कोर्स चल रहा है कि वेस्ट वर्सेस रेस्ट, और ये मौका ट्रंप अपने आप दे रहा है कि RIC जो रशिया, इंडिया एंड चाइना कैन लीड दी दिस रेस्ट अंडरस्टूड। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि शी जिनपिंग को समझना चाहिए कि देखिए, भारत का निश्चित रूप से एक ओपन पॉलिसी है कि हम मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी में बात करते हैं और हम एक बैलेंसिंग और इक्वी डिस्टेंस पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू भारत के साथ आता है बॉर्डर को लेके, बाकी विषयों को लेके, वो है मिसट्रस्ट। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास इस इशू को लेकर आऊंगा। पॉइंट टेकन सर, थोड़ा सा शार्प रिएक्शन। देखिए, हम सबके मन में सवाल एक सबसे बड़ा ये भी है कि पूरी दुनिया के हालात बड़े तेजी से चेंज हो रहे हैं। हम महेश सचदेव, एम्बेसडर महेश सचदेव मेरे साथ हैं। सर, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ईरान NPT से हटने का ऑलमोस्ट फैसला कर चुका है, शायद फिर से उस पर अटैक हो सकते हैं। आज लेवल ऑफ डिस्ट्रस्ट बहुत ज्यादा है। एससीओ क्या एज एन ऑल्टरनेटिव टू नेटो, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, नॉट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डिफेंस सिक्योरिटी, बस इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कोई भी कदम ले पाएगा? ईरान का हमेशा यही मंतव्य रहा है कि वो लाइक माइंडेड देशों के साथ सहयोग करे, और ताकि पश्चिम देशों से जो वो अकेला जूझ रहा है
उसको उससे संबल मिल सके। 90% जो तेल वो बेचते हैं चोरी छुपे, वो चीन को जाता है। रूस को वो यूक्रेन में मदद करते हैं, चाहे वो ड्रोन हो चाहे और सामग्री हो, और रूस उनकी मदद करता है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इकलौता प्लांट जो वहाँ का पावर प्लांट चल रहा है बुशेर में, वो रूस की मदद से बनाया गया था, और रूस के साथ बड़ी संधि वो कर चुके हैं, और यूरेशिया इकोनॉमिक स्पेस में वो पार्टनर बन गए हैं। तो ये सब दिखाता है कि ईरान हमेशा पश्चिम देशों के दबाव को अलग थलग करने में, डाइवर्ट करने के लिए वो इन देशों का, चाहे वो ब्रिक्स के देश हों, चाहे वो एससीओ के देश हों, चाहे और देश हों, उनका सहयोग मांगता जी, जी। और ये उसका मंतव्य है, और इस बारे में वो काफ़ी कीन है, काफ़ी दृढ़ प्रतिज्ञ है। अंडरस्टूड। मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बताना चाहूंगा। एक ब्रेकिंग आ रही है पुतिन को लेकर, लेकिन उससे पहले एक ग्राफिक्स आपके सामने लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये इस वक्त आपके सामने RIC यानी रूस, इंडिया, चीन, ये 3 ऐसे देश हैं जो दुनिया की आर्थिक अर्थनीति में बड़ा रोल निभाते हैं। RIC मॉडल आखिर कैसे डोनाल्ड ट्रंप को के टैरिफ को जवाब देगा, आइए अब यह समझने की कोशिश करना जरूरी है। देखिए, बड़ा व्यापारिक राजनीतिक गुट खड़ा किया जा सकता है। एक, आपसी व्यापार, वैकल्पिक वित्तीय ढांचा मजबूत होगा, ऊर्जा, तकनीक, सप्लाई चेन का एशियाई नेटवर्क बनेगा, ग्लोबल साउथ से यूएस को अलग थलग करने की रणनीति है, लोकल करेंसी से पेमेंट सिस्टम विकसित कर डॉलर को चुनौती। RIC के पास 5G, AI, स्पेस डिफेंस में सहयोग की क्षमता है। इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन अब सवाल खड़ा होता है, वो कहते हैं ना कि सबसे बड़ा सवाल और सबकी नजर किस पर है, और वो है डोनाल्ड टैरिफ ट्रंप पर। ट्रंप टैरिफ के बीच SCO समिट के मायने क्या है? चाइना ने बार्गेन आउट कर लिया, सबसे ज्यादा टैरिफ चाइना पर लगाया था, लेकिन चाइना ने धमका के काम कर लिया। रशिया के ऊपर ट्रंप कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसा व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कह रही हैं। लेकिन अब आगे क्या होगा? ईरान के ऊपर यूरोप सैंक्शंस लगा रहा है और बड़े सैंक्शंस लगाने जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ एकजुट मोर्चा। नंबर 1, डॉलर अमेरिकी बाजार का विकल्प है, लेकिन जो काम ब्रिक्स नहीं कर पाया, क्या वो कर पाएगा? भारत चीन रिश्तों का ग्राउंड टेस्ट होगा। क्या SCO समिट पर ट्रंप की नजर है? ट्रंप SCO को अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने वाला मंच मानेंगे। अब भारत, चीन, रूस का एक साथ आना यूएस के खिलाफ संकेत है। ग्लोबल साउथ की टैरिफ टेरर को कमजोर करने की कोशिश होगी। मैं सीधे चलूंगा इस पर एक क्विक रिएक्शन लूंगा। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन, इस वक्त तो रिप्रेजेंट रशिया को कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़े इतर भी सवाल पूछूंगा। राजन सर, ग्लोबल साउथ में ये SCO समिट में आने चाहिए 10 देश, लेकिन आ रहे हैं 20। शी जिनपिंग ने पोर्ट सिटी पर होस्ट किया। पिछले 3-4 साल में जो शी जिनपिंग की तबीयत को लेकर, जो उनके खिलाफ बगावत को लेकर खबरें आ रही थी, उसके बाद ये उनका सबसे बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ है। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इसके ठीक बाद बहुत बड़ी उनकी आर्मी परेड होने वाली है। इस इवेंट के ठीक बाद क्या मैं ये समझूं कि चाइना SCO देशों को मैसेजिंग दे रहा है कि कम टुवर्ड्स मी, या चाइना उसके लिए तैयार है कि वो अमेरिका को चैलेंज देगा विद द हेल्प ऑफ SCO? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके जो डिक्लेरेशन देखेंगे तो ये एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन है। ये ब्रिक्स तरह का नहीं है। ब्रिक्स एक नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बिहेव करता है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बिहेव करता है। लेकिन जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। फोकस इसका यूरेशिया है, खासकर सेंट्रल एशिया के देश। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभी भारत के दृष्टिकोण से देखें तो प्रधानमंत्री मोदी पिछली जो SCO की समिट हुई थी, पाकिस्तान नहीं गए थे। उससे पहले जो मीटिंग होनी थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिया जिसको होस्ट कर रहा था, इंडिया कर सकता था होस्ट, लेकिन उसको वर्चुअल समिट में कन्वर्ट कर दिया था। तो इंडिया इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी चीन में जा रहे हैं, इसके बावजूद कि चीन के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है। आपने देखा पाकिस्तान इत्यादि जो युद्ध थे उसमें भी चीन का रोल है। तो इसमें प्रधानमंत्री क्यों बीजिंग की यात्रा और चीन की यात्रा पर क्यों जा रहे हैं? तो इसका सीधा मकसद है कि भारत भी अमेरिका को एक मैसेज देना चाहता है, और वो मैसेज यह है कि अगर अपने टैरिफ की पॉलिसी या जो आप इस ढंग के स्टेटमेंट भारत के विरोध में दे रहे हैं, अगर आप सुधार नहीं करते हैं तो भारत भी एक
ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट कर सकता है, और जिसमें कि जो एशियन मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसमें कि चीन एक इंपॉर्टेंट पोल होगा, भारत उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जापान जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी यात्रा कर रहे हैं जापान भी उसमें इंपॉर्टेंट होगा, और यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम होगा, आसियान इत्यादि देशों का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से एक अमेरिका को एक संकेत देने की कोशिश है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका क्या चीन का विरोध जिस ढंग से अभी करने की कोशिश करे उससे क्या निगोशिएट करेगा या वहाँ पे विड्रॉ करेगा। लेकिन अमेरिका और चीन के जो इंटरेस्ट हैं काफ़ी डाइवर्स इंटरेस्ट हैं, और दोनों करीब बहुत जियोपॉलिटिकली बहुत दिन तक मतलब नहीं रह सकते। तो यह मान के चलें कि अभी जो ट्रंप की नीति है उसमें अगर सुधार नहीं होती है तो ये सारे देश केपेबल हैं, खासकर RIC की आपने बात की, रशिया, इंडिया, चाइना, ये केपेबल हैं कि अल्टरनेटिव ग्लोबल साउथ एक इंपॉर्टेंट फोरम के रूप में वो तैयार कर सकते। अब मैं जरा एक मेरे मन में सवाल आ रहा है बार-बार। अशोक सर, आई एम कमिंग टू यू। पहले सभी गेस्ट के पास में हूं। त्रिपाठी सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर आप अमेरिका को चुनौती देने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के इंटरनल डिफरेंसेस को कम करना होगा। एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रस्ट SCO के अंदर बहुत भरा हुआ है, वो साफ दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप पाकिस्तान की बात करें, भारत की बात करें, चाइना की बात करें, या फॉर दैट मैटर रशिया की बात करें, ईरान इस बात से बहुत परेशान है कि जब उसको जरूरत थी तो रशिया सामने खड़ा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। ये पहले निपटाएंगे, इन क्रीजेस को दूर करेंगे, या फिर सीधे सीधे एक ग्लोबल पोस्चरिंग करेंगे? देखिए, अभी मेरे ख्याल से इन क्रीजेस को दूर करने का बहुत समय नहीं है। जैसी विश्व की स्थिति आ रही है, रणनीतिक की स्थिति, अभी समय है कि हम ये दिखाएं SCO एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे कितना महत्वपूर्ण है और दुनिया के किसी भी देश की दादागिरी को कैसे चैलेंज कर सकता है। देखिए, जहाँ तक रहे बात डिफरेंसेस की रही, किन्हीं भी दो देशों में चाहे जितने ही अच्छे मित्र क्यों न हो, कुछ न कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। अब लेकिन आज के ज़माने में फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति ऐसी हो गई, कंपार्टमेंटलाइज हो गई। आप समग्र रूप से नहीं देखते। आप ये देखते हैं कि अगर आप रणनीतिक तौर पे अलग हैं तो आर्थिक तौर पे आप सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक तौर पे अलग हैं तो आप ये एनवायरनमेंट पोल्यूशन वगैरह के मामले में सहयोग कर सकते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में सहयोग कर सकते हैं, दूसरी चीज़ों के बारे में सहयोग कर सकते हैं। तो ये अब मतलब अलग अलग खानों में बटा हुआ है ये। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि जो जिन देशों के आपस में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, कई जगहों पे मिसट्रस्ट या डिसट्रस्ट की बात है, वो देश उन मुद्दों पर साथ आएँ जहां उनके साथ आने की संभावना है। और अभी जैसे जितने SCO के देश हैं, शायद पाकिस्तान मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, मैं चाहूंगा इस खबर को ब्रेक करें। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। बड़ी खबर, हालांकि यहां पर भी खबरें हैं कि प्रधानमंत्री के बायलैटरल्स हो सकते हैं, यह हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। SCO समिट में एक मंच पर दिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग। भारत, चीन, रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इस बैठक के लिए बहुत दिनों से ग्राउंड वर्क किया जा रहा था। आपको पता होना चाहिए कि पिछली बार जो SCO समिट हुई थी उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अब आपको मैं बताने वाला हूं, ये देखिए, प्रधानमंत्री और पुतिन और शी जिनपिंग की एक बैठक हो सकती है। ग्राउंड वर्क बहुत किया जा रहा है। अब ये देखिए जरा, शानदार, आपके सामने स्क्रीन देखिए, मोदी जिनपिंग की बैठक होगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, बायलैटरल है। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात होगी, ये भी एक बायलैटरल है। प्रधानमंत्री मोदी कल शनिवार की शाम को चीन के पोर्ट सिटी तियानजिन में पहुंचेंगे। रविवार की सुबह उनकी जिनपिंग से मुलाकात होगी, करीब 40 मिनट चल सकती है। मोदी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। हम आपको लगातार ये कवरेज दिखाते रहेंगे, हमारा चैनल इसको कवर करता रहेगा, हर किसी की नजर होगी। रविवार की शाम प्रधानमंत्री SCO के ऑफिशियल रिसेप्शन में हिस्सा लेंगे जिसे शी जिनपिंग होस्ट करेंगे। सोमवार को मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होगी। SCO की मुख्य शिखर वार्ता सोमवार को होगी। SCO समिट में एक और खास बात होने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक साथ एक मंच पर होंगे। SCO समिट में शहबाज शरीफ भी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या दोनों नेता हाथ मिलाएंगे? मेरा तो उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या शहबाज शरीफ को होना चाहिए था, असीम मुनीर को वहां पर होना चाहिए था, क्योंकि देश तो लग रहा है असीम मुनीर ही चला रहे हैं, खैर पाकिस्तान का।
इस वक्त सीधे चलूंगा, मेरे साथ हमारे साथ एम्बेसडर उज्बेकिस्तान से सर आप हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा, उज्बेकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे साथ। सर समझना ये वाली बात है, एम्बेसडर सिंघल, जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, एक बहुत अच्छी रेफरेंस बुक हमारे पास तैयार हो गई है। वो रेफरेंस बुक है व्हाइट हाउस में सेलेक्टेड नेटो लीडर्स विद ज़ेलेंस्की वर्सेस ट्रंप। हाँ जी किया और अल्टीमेटली वो करके गए जो वो चाहते थे। ये मैं बुक इसलिए बोल रहा हूं, कोर तैयार अगर हो जाए कि हमें इस इशू पर हैंडल करना है, बाकी सारी चीजें कैन टेक टाइम। आप एम्बेसडर हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपसे सीखना चाहता हूं। देखिए, आप सही कह रहे हैं कि प्लेबुक बन सकती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर एक कंट्री का अपना एजेंडा है एससीओ में। चाइना, उसका अपना उद्देश्य यह है कि वो एक यूएसए का काउंटर पार्ट या उसका एक काउंटर बैलेंस बनना चाहता है। रशिया चाहता है कि भारत के साथ मिल करके एक वो अमेरिका को काउंटर बैलेंस किया जाए। और प्लस जैसा कि अभी बातचीत हम कर रहे थे कि इनके जो एससीओ मेंबर्स हैं उनमें आपस में भी डिफरेंसेस हैं, तो उसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। मेरा जो विचार है कि अनलाइक जो ट्रम्प साहब के यहाँ जो मीटिंग हुई, उसके मुकाबले ये इसका जो फोकस रहेगा डेवलपमेंटल एजेंडा रहेगा कि और मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए, जो कि एक तरीके से अमेरिका का जो पॉलिसीज़ चल रही हैं उसका ये काउंटर होगा कि मल्टीलैटरलिज्म, रूल बेस्ड इकोनॉमी और जो टेररिज्म का एक इशू है, क्योंकि भारत बहुत कीन है इस पर कि टेररिज्म के बारे में बात की जाए, तो वो भी एक मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा इसमें। सर आपने टेररिज्म का जिक्र किया है, सतीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं, जस्ट फैस्टन योर सीट बेल्ट एक ब्रेकिंग के साथ सर। लेकिन उससे पहले मेरे साथ योगेश सर हैं, एम्बेसडर योगेश सर। जो हालात हैं सर, इन हालात में हर कोई एक चीज समझना चाहता है कि शी जिनपिंग के ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं, जरा कल्पना करिए सर, अभी हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो आक्साई चिन के इलाके में तिब्बत से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन तैयार की जा रही है और ये भारत को इनवाइट कर रहे हैं, भारत से इकोनॉमिक कोऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं चाइना पर? देखो, मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की जो स्थिति है उसमें ट्रस्ट तो अगर हम चीन पे नहीं कर सकते तो कौन सा अमेरिका पे कर सकते हैं। जो अमेरिका के साथ हमारे रिश्तों में हुआ है। सॉरी सर, बट आप ये कहना चाहते हैं हु इज द बेटर डेविल? वेल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आज की तारीख में जो है ना, इन फैक्टर्स को हमें थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा। Okay. हमें ये देखना पड़ेगा कि जो बदलते सूरत हाल है, जो चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स है, उसमें भारत के इंटरेस्ट क्या है और वो किस तरह से अच्छी तरह से हम मीट कर सकते हैं। और उसमें चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हमारा एक नेबर है नॉर्थ और ईस्ट में। तो अगर हमारे बॉर्डर्स पे शांति रह सकती है, स्टेबिलिटी रह सकती है और चीन के साथ हम अपनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तो हमें जो है, जो पिछली सोच है उससे आगे निकल के आना पड़ेगा। Okay. और ये देखना पड़ेगा कि अब हम नया क्या कर सकते हैं। एक अंग्रेजी की बड़ी पुरानी कहावत है और वो कहती है व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, यानी बड़ा सेल्फिश थिंकिंग है, लेकिन मेरे लिए क्या है उसमें। तो भारत के लिए एससीओ समिट में क्या है निनाद सर? अमेरिका की एक और कहावत है दैट इफ यू आर सो स्मार्ट हाउ कम यू एंट रिच। तो भारत को बहुत, देखिए एससीओ एक तरह से फॉल बैक है। गलवान हम भूल नहीं सकते, पाकिस्तान का जो सपोर्ट किया है चाइना ने वो हम भूल नहीं सकते। हमारा एक साल का $80 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना से, हम वो भूल नहीं सकते। भारत को एक चीज़ जो सता रही है, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करी यहाँ पर, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच में कोई ऐसी डील हो जहाँ ट्रंप कहें कि आप वेस्ट हम पे छोड़ दे, एशिया हम आप पे छोड़ते हैं, कटिंग इंडिया आउट। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात जो इंडिया को सता रही है वो एक 1+1 डील बिटवीन चाइना एंड अमेरिका है, और उसमें हम यहाँ ग्राउंड वर्क रिलीज कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये होता है कि जब बड़ी बड़ी इकोनॉमीज अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा करती है पहले से, तो उसका ग्लोबल फर्क पड़ता है। तो उस तरफ मैं जरूर कहूंगा कि एससीओ डील में प्रधानमंत्री बहुत टाइट रोप वॉक कर रहे हैं, उस टाइट रोप वॉक से फर्क जरूर पड़ेगा भारत की विदेश नीति। ओके, अब मैं एक आपसे एक इवेंट डिप्लोमेसी का है, लेकिन मैं आपसे सवाल बड़ा पॉलिटिकल पूछ रहा हूं।
पॉलिटिकल सवाल इसलिए है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, क्या भारत इस मंच का इस्तेमाल करने वाला है जो उसके सामने डेफिसिट आया है टैरिफ के बाद? और अपने दर्शकों को बता दूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, अब से ठीक 2 मिनट के अंदर एक ब्रेकिंग आ रही है पाकिस्तान को लेकर, और उसके बाद मैं सतीश जी के पास आ रहा हूं। ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान को, डोंट मिस आउट ऑन दैट। क्या इस मंच का इस्तेमाल हो सकता है, या ये वो मंच इतना बड़ा है नहीं जिसका इस्तेमाल हो पाए? क्योंकि ब्रिक्स भी अगर देखा जाए तो फेल कर गया। जी नहीं, मैं ये मानता हूँ कि ये वही मंच है जहाँ से भारत एक आवाज़ देगा, एक संदेश देगा। देखिए निशान जी, थोड़ा सा 1998 पे चले, 1998 में रशिया के प्रधानमंत्री प्रीमाकोव ने एक ट्रॉइका का एक कंसेप्ट दिया था, और वो भारत आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी से मिले थे, और उस समय अमेरिका को संदेश दिया गया था, जब अमेरिका ने भारत पर सैंक्शन लगाया था, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो मुझे लगता है जब जब अमेरिका ने भारत को दबाया, भारत बहुत तेज़ी से बाउंस बैक किया, और ये वही मंच होगा, आज ये SCO का मंच होगा, जहाँ पर भारत एक ऐसी आवाज देगा कि ट्रॉइका का, जिसकी कल्पना अभी 2 महीने पहले लारोव ने फिर से किया, उसको रिजुविनेट करने की कोशिश की गई कि भारत का उद्देश्य यह है कि भारत एंटी वेस्ट कभी नहीं रहा, भारत नॉन वेस्टर्न ऑर्डर की स्थापना करना चाहता है। और भारत, जिस तरीके से अमेरिका ने भारत को कॉर्नर करने की कोशिश की, तो भारत की ये कोशिश होगी इस मंच से कि यहाँ पर तमाम लिमिटेशन के बाद, तमाम डेफिसिट, ट्रस्ट डेफिसिट के बाद, आपको मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो ट्रस्ट बहुत फैक्टर नहीं करता, फैक्टर आपके हित करते हैं। और सबसे बड़ा हित इस बात का भारत में इसमें कि ट्रंप को ये संदेश दिया जाए कि भारत ने अभी पत्ते नहीं खोले, यहीं से भारत पत्ते खोलेंगे। आप बहुत पॉजिटिव और बहुत ही एक कहा जाए इसको ऑप्टिमिज्म के साथ बोल रहे हैं। एक ब्रेकिंग और उसके बाद मैं एक रिएक्शन जरूर लूंगा सतीश जी मेरे साथ बड़ी देर पे, और फिर उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड है। लेकिन बड़ी खबर, SCO के मंच पर पाक PM शहबाज शरीफ मौजूद रहेंगे। पाक PM, अच्छा वो है क्या अभी पाक PM? खैर, SCO में PM मोदी और शहबाज आ सकते हैं आमने सामने। SCO के 10 सदस्यों में पाकिस्तान भी शामिल है, बल्कि पाकिस्तान और भारत की एक साथ एंट्री हुई थी, एक साथ ऑब्जर्वर बने थे। 2005 में एक साथ ऑब्जर्वर बने थे, और 2017 में एक साथ परमानेंट मेंबर्स बने हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। एक क्विक रिएक्शन मैं यहां पर लेना चाहूंगा, सतीश जी मेरे साथ बड़ी देर से हैं। सतीश जी, अब जरा फ्लैशबैक जाते हैं। खबर आगे की है लेकिन सवाल थोड़ा पीछे का है। पिछली SCO समिट में क्या रेजोल्यूशन था कि हम लोग टेररिज्म को मिलकर एक जॉइंट मैकेनिज्म बनाएंगे, और क्या किया पाकिस्तान ने, और फिर क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? अब मैं पूछता हूं कि इस SCO समिट में क्या निकलेगा? बिल्कुल, ये देखिए पाकिस्तान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। ये ट्रेन ऐसा है जिसके साथ भारत के साथ पाकिस्तान को जोड़ा गया है। पश्चिमी दुनिया ने भारत पाकिस्तान को अलग कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि भी चीन के निर्देश में हम 2005 में ऑब्जर्वर बने, फिर 2007। सर थोड़ा सा रोकूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें देखिए आप, जापान के मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और जापान और भारत का बहुत पुराना कल्चरल कनेक्शन है। और अगर आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक जापान के साथ उनके जो रिलेशंस हैं, शिंजो अबे से लेकर अभी तक बहुत ही अद्भुत रिलेशंस रहे, और ये उसी का कैरी फॉरवर्ड है। ये देखिए जापान के कल्चरल वहां पर, ये किस तरीके से वहां पर एक मंदिर में है, उनका जो कल्चरल ओरिएंटेशन है वो एकदम उतना ही रूटेड है जितना भारत का है, बल्कि भारत का बहुत ज़्यादा एंशिएंट, बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर दोनों के रिलेशंस की बात की जाए तो आपके सामने ये देखिए किस तरीके से, और ये तस्वीरें सीधे जापान से आ रही हैं। अब वापस कमिंग बैक टू इट सर, पाकिस्तान, आपने कहा कि उसके पास सिर्फ गेन करने के लिए, जाहिर सी बात है अगर हाथ में झोला है और कटोरा खाली है तो गेन करने के लिए है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस SCO से निकलेगा क्या? क्योंकि पिछली SCO समिट में काउंटर टेररिज्म की बात की और पाकिस्तान ने, हमने पता है क्या किया। नहीं, निश्चित रूप से भारत तो कोशिश करेगा ही अपने उस पुराने चीज़ों को लाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के साथ हमें लगता है कि चीन खड़ा है, और पाकिस्तान के उस संवेदना को बड़ी भली बात ही। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सतीश जी। अशोक सर, एक चीज हमें बताइए, इस SCO में टेररिज्म को लेकर उसके मसौदे में, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट आएगा जरूर, ये क्लियर हो चुका है, SCO होने से पहले ही क्लियर हो चुका है, यानी पॉइंटर्स में बात हुई है। खबर ये थी, इनसाइड रिपोर्ट्स ये थी कि टेररिज्म को SCO के मसौदे यानी उसका जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें जरूर इंक्लूड किया जाएगा। क्या भारत की अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए SCO जब ये स्थापित हुआ था 2001 में,
तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था जो आतंकवाद से हमको लड़ना है, उनको 3 ईवल्स कहते हैं, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म। ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम लड़ना है। हर एक उसमें इसके बारे में जिक्र किया जाता है और मैं समझता हूँ जो पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसमें और ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से आतंकवाद के विरुद्ध इसमें मेंशन किया जाएगा। परंतु मैं कहूँगा जो इसके अलावा भी इसके और हमारे लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे लिए गोल्स हैं जो प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर जा रहे हैं और इसका हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स वहाँ से होंगे। अगर आप मुझे इजाज़त दें निशांत, तो मैं एक और शब्द कहना चाहूँगा क्योंकि आपने भी उसका जिक्र किया। जो पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी एससीओ के समिट में शामिल नहीं हुए थे, डॉक्टर जयशंकर हुए थे। 2023 में हमने वर्चुअल समिट किया था। वर्चुअल समिट कुछ कारण ये भी थे क्योंकि अभी कोविड का प्रकोप चल रहा था, तो इसीलिए कुछ और भी कारण थे जो हुआ। होस्ट किया था हमने होस्ट किया था, वर्चुअली होस्ट किया था। परंतु पिछले साल हम इसलिए नहीं गए थे, ये नहीं है जो या कजाकिस्तान में हो रहा था तो हमारी कुछ उनसे मनमुटाव है या एससीओ को हम इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं है। देखिए पिछले साल हमारे यहाँ अपने यहाँ इलेक्शंस हुए थे, आपको याद होगा मई में। ये 3 जुलाई को वहां पर कजाकिस्तान में हुआ था और उस समय हमारे यहाँ पार्लियामेंट का पहला सेशन होने वाला था जिसमें हमारी राष्ट्रपति जॉइंट सेशन को एड्रेस कर रही थी। उसको छोड़कर वो नहीं जा सकते थे। उसके अलावा मैं ये कहूंगा जो भी 2017 के बाद जो भी एससीओ के समिट्स हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी हर समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अंडरस्टूड। लेकिन सर अब जरा मैं आ रहा हूं उस पार्ट पर, और आप सभी लोग सर अब हमारे व्यूअर्स और हमारे गेस्ट एक बहुत तेजी से चीजों के आंसर के लिए तैयार हो जाएं। एक रैपिड फायर राउंड है, थोड़ा अलग है। मैं हर एक से सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा और एक एक करके सवाल पूछूंगा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मंच पर मोदी और शाहबाज होने वाले। अब पहला सवाल, मोदी को हाथ मिलाना चाहिए शाहबाज शरीफ से, हां या ना? आप सीधे में चलता हूं, मोदी को हाथ मिलाना चाहिए, हां या ना? अशोक सर? नहीं। ओके, हाथ नहीं मिलाना चाहिए, अशोक सर कह रहे हैं। शाहबाज हाथ बढ़ाएंगे तो मिलाना चाहिए, राजन सर? ओके, मुझे माइक लेके आना पड़ेगा। यस सर। जी नहीं, मैं बोल रहा था कि देखिए ये मल्टीलैटरल फोरम्स है और यहाँ पे हमारे चाइना के साथ भी विवाद है, पाकिस्तान के साथ भी विवाद है, लेकिन कुछ कर्टसीज होते हैं, डिप्लोमेटिक एक मैनर्स होते हैं, वहाँ पे हाथ मिलाना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे से। अच्छा, अब एक और पॉइंट है यहाँ पर, मैं सीधे चलूंगा आपके पास सर। एक क्विक रिएक्शन। सवाल यह है कि शाहबाज हाथ बढ़ाए तो भी नहीं मिलाना चाहिए क्या? नहीं, मुझे लगता है मिलाना चाहिए। मुद्दा क्या है कि चीन में ये एससीओ सबमिट हो रहा है, रशियन पुतिन भी है। अगर ये देश एश्योर करते हैं कि टेररिज्म पे हम लगाम लगाने में भारत का साथ देंगे, और अगर वो कन्विंस करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टेररिज्म का कोई सपोर्ट करता है तो चीन करता है। वो उनके टेररिस्ट को यूएन में ब्लैक लिस्टेड भी नहीं करने दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट हर तरीके से। ये अपॉर्चुनिटी है कि चीन के साथ, क्योंकि चीन सबसे बड़ा एक नोटेरियस रहा है साउथ एशिया। सर सवाल का रैपिड फायर था, आपने पूरी समरी दे दी सर इसमें। एक मिनट, क्विक रिएक्शन सर। मेरा अब सवाल इसी के ऊपर है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। मुझे एक चीज, छोटा सा सवाल है। चाइना और पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट पहली बार देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कोजिंग अराउंड कर रहे हैं मुनीर अमेरिका के। नंबर 1, शाहबाज शरीफ को भेजा है टू क्लीन द लेनिन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, सामने शी जिनपिंग के पास, और खुद चले गए डोनाल्ड ट्रंप के पास। चाइना इज टू स्मार्ट। क्या वो पाकिस्तान से अपने हाथ खींचेगा, नहीं खींचेगा, या सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट अब देखेगा? अब देखिए, तीसरा विकल्प जो लिमिटेड विकल्प अपना देखेगा। 1978 में जब वाजपेयी जी जब फॉरेन मिनिस्टर के रूप में चीन गए थे, तो उन्होंने बड़े ही दो टूक लहजे में डेंग ज़ाओपिंग से बातचीत की थी और कहा भी था कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट के आप इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। तो उस समय हमको याद है कि लिटरेचर अवेलेबल है कि उस समय चीन ने हाथ खींचा था कुछ समय के लिए और स्थिति बदली थी। तो शायद ये उसी तरह का समीकरण यहाँ पर भी एससीओ समिट के बाद दिखाई दे। देखिए, अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान, विज़ावी पाकिस्तान, भारत के संबंध, एससीओ समिट की हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। हम देख रहे हैं, कल हमारे चैनल ने खबर दिखाई किस तरीके से कि बिहार इलेक्शंस में भी कुछ बड़ी आतंकी हरकत को अंजाम देने की कोशिश करने वाले थे।
मुझे ये बताइए, इसमें क्या कुछ ऐसा किया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई आई है, इसको थोड़ा सा पाटने की कोशिश की जाएगी? कोई करेगा ऐसा? मेरे ख्याल से जो मेज़बान देश है चीन, उसका हित इसी में है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई को पाटा जाए, ताकि वो दोनों के साथ अच्छे संबंध का नाटक कर सके। अच्छे संबंध का नाटक कर सके। लेकिन सर, सवाल तो ये बनता है ना कि पाकिस्तान की पहली डिमांड क्या है कि अभी बाढ़ में बहे जा रहा है पाकिस्तान, उनको पता है पानी कहां से आ रहा है। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? पाकिस्तान की पहली डिमांड तो वही होगी कि पानी बंद करो, और वहां पर शर्म का पानी है नहीं। देखिए, पानी बंद करने की जहाँ तक बात है, हमने उनको सूचना दे दी थी कि देखिए ये बाढ़ का पानी है और आ रहा है। वो हमने एक कदम आगे बढ़ करके सूचना दी थी। हालांकि हमने कहा था पहले जब इंडस ट्रीटी को वो किया था, सस्पेंड किया था, तो हमने कहा था हम कोई सूचना नहीं देंगे, लेकिन हमने डिप्लोमेटिक उसके चलते उनको सूचना दे दी थी। हमने अपना फ़र्ज ज़रूरत से ज़्यादा जाके निभाया है। अब पाकिस्तान से हम हाथ मिलाने की जहाँ तक बात है, बस सीधी बात यह है कि किसी डिप्लोमेसी में आपके चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रहती है, चाहे आप मन में कुछ ही कह रहे हो। तो हाथ मिलाना एक बेसिक कर्टसी होती है, उस बेसिक कर्टसी को हमको नहीं भूलना चाहिए। इमेजिन फॉर्मर एम्बेसडर टेलिंग यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। ये देखिए आप जरा ध्यान से। खैर, अब एक और रैपिड फायर है, तेजी से प्ले करिए। भारत को अपने हितों के लिए किसे चुनने की जरूरत है? ऑप्शंस 4 हैं, अमेरिका, रूस, चीन या यूरोप के देश। अब मैं इस पे एक एक करके सवाल पूछूंगा। सबसे पहले सर, क्या अभी हमारे पास अमेरिका को चुनने का ऑप्शन बाकी बचा है? देखिए, ऐसा है कि जो हो रहा है मेरे विचार से वो टेम्परेरी सेटबैक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो हेल बेंट है कि वो उसको रिलेशनशिप को खराब। आप नाम ले दीजिए सर। प्रेसिडेंट ट्रम्प, ऑब्वियसली उन्हीं को मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्या है कि अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो हमारे अमेरिका के और हमारे जो क्या होना चाहिए उद्देश्य हैं या इंटरेस्ट हैं, वो कोइंसाइड करते हैं लॉन्ग रन में। लेकिन ये इंडिविजुअल जो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्योंकि उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए वो सब ये काम हो रहे हैं। जबकि मुझे एक बात बताइए, इसमें आप किसको पिक करेंगे? भारत को अपने हितों के लिए किसे चुनना चाहिए? चाइना, अमेरिका, यूरोप या रूस? यूरोप आई थिंक बेटर रहेगा। यूरोप आपके हिसाब से बेटर रहेगा। ओके, मैं क्विकली आपसे पूछता हूँ, भारत को अपने हितों के लिए किसको चुनना चाहिए? मेरे ख्याल से रूस को चुनना चाहिए। ओके, रूस को चुनना चाहिए। काफी लंबा हमारा अनुभव। अंडरस्टूड। एक लाइन का जवाब सर, भारत को अपने इंटरेस्ट के लिए किसको चुनना चाहिए? यूरोपियन यूनियन। व्हाई? बिकॉज वी हैव सब्सटेंटिव ट्रेड अच्छा, एंड इकोनॉमिक। और वो अमेरिका का ऑल्टरनेट बन सकते हैं? संभावना है। ग्रेट। भारत को किसे चुनना चाहिए सर? देखिए, डाइवर्सिफाई हमेशा अच्छा होता है, किसी एक को चुनना बड़ा खतरनाक हो सकता है। सर, सवाल का जवाब तो फिर भी हमें लगता है रूस बेहतर है। रूस बेहतर है, यानी अभी तक 2 जवाब यूरोप के आए, 1 रूस का है। आपका क्या कहना है सर? भी डिस्टेंस बेस्ट पॉलिसी है, मल्टी अलाइनमेंट बेस्ट पॉलिसी है। अब अमेरिका हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट है, चीन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसमें रूस हमारा एक ट्रेडिशनल पार्टनर। कैसे कह दोगे कि हम 3 में से 1 चुन लें? सभी की प्रेफर किसको करेंगे? मुझे लगता है यूरोप ज़्यादा सस्टेनेबल हो सकता है। ओके, ठीक है। अब ज़रा मैं आगे चलूँगा। अशोक सर, कौन सी ऐसी कंट्री है जो भारत के हितों को लॉन्ग टर्म बेसिस पे सर्व कर सकती है? जी देखिए, मैं तो कहूँगा चारों को हमें चुनना चाहिए। वी शुड प्ले ऑल द कार्ड्स दैट वी हैव, ऑल द साइड्स दैट वी हैव, चारों से। अगर आप पूरे देखिए, ट्रम्प साहब हैं वहाँ पर, अगले 3 साल तक हैं, वो आगे तक नहीं चलना है। जो अमेरिका और ट्रम्प में के बीच में हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अमेरिका के साथ जो हमारे हित हैं, बहुत दूरगामी हित हैं, तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंशियल उसमें हमारा लेकिन मैं इस सवाल का एक एक्सटेंशन आपसे लूंगा और मैं इसको आगे भी राजन सर से भी पूछूंगा। आज जितने भी दर्शक है सर, ये सब लोग जानना चाहेंगे कि जब भी भारत का राइज होता है, अमेरिका के पास लूपहोल होता है भारत को गिराने का। स्टार्टिंग विद क्रायोजेनिक इंजन, हम स्पेस में जा रहे थे, दे स्टॉप्ड इट। न्यूक्लियर वेपन, हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग की, सैंक्शंस लगा दिए। सिविल न्यूक्लियर डील की हमने, जो कि हमको बहुत बेनिफिट करने वाली थी। आज भी सब लोग जानते हैं कि उससे बहुत ज्यादा वो बेनिफिट्स नहीं मिले जो मिलने वाले थे। अब हम अपना डेफिसिट कम कर रहे थे, पूरी दुनिया कर रही है, व्हाई नॉट अस? अगर हम कम कर रहे हैं तो उनको दिक्कत हुई है।
कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? जी देखिए, ये मेरे विचार से ये अमेरिका को दिक्कत इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, ये ट्रंप साहब को और उनकी मागा बेस को ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो इसीलिए अगर आप पिछले आपने जो भी ये बताए हैं, ये सब 2000 से पहले के किस्से हैं। 2000 से 2025 तक 25 साल तक हमारे ठीक है उतार चढ़ाव आता रहा है, परंतु हमारे जो संबंध स्टार्टिंग हैं, विद बिल क्लिंटन, हाँ विद बिल क्लिंटन मार्च 2000 में वो आए थे, उसके बाद से आगे चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है। देखिए, ट्रेड को हमें पूरे अपने अमेरिका के साथ जो संबंध है इतना व्यापी नहीं बनाना चाहिए, हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अंडरस्टूड। अब एक अगर आप मुझे अगेन इजाजत Please, देंगे, go ahead, sir. क्योंकि मेरे सभी जो और सहयोगी हैं उन्होंने कहा है हाथ मिलाना चाहिए शहबाज शरीफ से। मेरा कहना है, देखिए भारत का एक और भी और भी एक तहजीब का तरीका है नमस्ते करना। तो हमें हाथ मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो आते हैं हाथ बढ़ाते हैं, आप नमस्ते कर दीजिए। उसके कई मैसेजेस हैं, नमस्कार भी कर दिया है और दूर भी नमस्कार भी कर दिया है। क्विक सर, भारत को किस पे रिलाई करना चाहिए? वेरी क्विक टेक। विदाउट एनी डाउट अभी के समय में भारत को पूरी तरह से रूस पे रिलाई करना चाहिए और रूस के बाद यूरोपियन यूनियन। और यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है और अमेरिका के विरोध में खड़े नहीं होंगे, इसलिए आप यूरोप को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में नहीं ट्रीट। ठीक है, ओके। रूस और यूरोप जो दोनों एक दूसरे के सामने लॉगर हेड्स है, सर भारत को किसके ऊपर रिलाई करना चाहिए? निशांत जी, सवाल ऑब्जेक्टिव है तो जवाब ऑब्जेक्टिव है रशिया के साथ। अब थोड़ा और जोड़ना चाहूँगा कि भारत पहले नॉन से मल्टी लाइन्ड हुआ। मुझे दुख था सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत के साथ दुनिया का कोई मुल्क उतनी ताकत के साथ कोई वॉर में यूजुअली कोई खड़ा नहीं होता अनलेस इट इज यूक्रेन एंड दे आर फाइटिंग रशिया। बट एनीवे, हमने ईरान का भी हाल देख लिया। वेरी क्विक सर, भारत को किसके साथ अलाइन करना चाहिए? सबके साथ मल्टी अलाइन। नहीं सर, फिर भी एक तो ऑप्शन बताइए। नहीं, हमने शुरू से हमारी नीति ये रही है कि हम किसी भी एक कंट्री के साथ अलाइन नहीं करना चाहते। ओके, इसलिए सबके साथ अच्छे रिश्ते रखो। आप अगले 3-4 महीने में, क्योंकि ट्रम्प तो ऐसे ही सोचते हैं, वो अगले 3-4 घंटे के बारे में सोच लें तो बहुत बड़ी बात है, हम अगले 3-4 महीने या 1 साल में किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे रिश्ते चीन के साथ थोड़ा सुधरे और अमेरिका के साथ भी सुधरे। दोनों तरफ कोशिश करनी चाहिए। और रूस के साथ तो हम मजबूती कर ही रहे हैं रिश्तों में, तो सभी के साथ कोशिश करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर निनाद जी मेरे साथ हैं। निनाद सर, किसके साथ अलाइनमेंट जरूरी है? हमारे पास चॉइस नहीं है, हमारे को इन द लॉन्ग टर्म अमेरिका के साथ ही अलाइन होना पड़ेगा, वही ग्रेट पावर है। देखिए, 2 चीज़ें प्लीज़ समझिए। पहली बात, मैं नहीं मानता कि ये ट्रम्प प्रॉब्लम है। मागा इज़ हियर टू स्टे। रिपब्लिकन पार्टी को हमेशा के लिए ट्रम्प ने चेंज कर दिया है। एक नया ट्रम्प जो आएगा वो भी मागा ही होगा, तो हमारे को लिमिटेड पार्टनरशिप होगी पर अमेरिका के साथ होगी। मैं एक चीज़ और ज़रूरी कहना चाहूँगा, रशिया ग्रेट पावर है लेकिन उसकी इकोनॉमी सिर्फ $2 ट्रिलियन है, उसका बर्थ रेट गिर रहा है। आज से 25 साल बाद रशिया ऐसा पावर नहीं होगा जैसा आज है मेरे हिसाब से। तो मेरे को लगता है कि अमेरिका ही हमारे लिए चॉइस है, चाहे लिमिटेड पार्टनरशिप। ओके, चाहे लिमिटेड पार्टनरशिप हो। बस प्रॉब्लम इतनी है कि हम लोग साइकोफेंसी में बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग वन-ऑन-वन रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट वहां जाकर बोलते हैं कि हम आपका ट्रम्प टावर बनाएंगे। इमेजिन, ये है साइकोफेंसी की हालत इस वक्त। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा अहम क्यों है? देखिए, एशिया पर पूरी दुनिया का फोकस है और ग्लोबल साउथ की हम बात करें तो ग्लोबल साउथ में जब तक टैरिफ की बात नहीं हुई थी तो अमेरिका का सबसे रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर सिर्फ इंडिया था। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच यह दौरा है, यानी यहां पर कोशिश की जा सकती है। आपको अच्छी तरीके से माइकल क्लगमैन ने कल एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, सिर्फ भारत ही है जिसने आंख में आंख डालकर रूस को बोला कि यह शांति जरूरी है, युद्ध का दौर नहीं है। विश्व शांति के लिए सूत्रधार बन सकता है भारत। वैश्विक मुद्दों पर एससीओ के सदस्य देश चर्चा करेंगे, खासकर तब जब ब्रिक्स को लेकर ट्रंप ने एक धमकी दी है। ट्रंप के टैरिफ अटैक पर बन सकती है रणनीति। यह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन प्रोडक्शन आउटलेट दोनों हैं, भारत भी है, चीन भी है। कंजम्पशन के लिए कौन होगा? जो कंजम्पशन के लिए बाकी कंट्रीज है उनके पास उतना ज्यादा पैसा है नहीं, फिर हमें यूरोप और अमेरिका की तरफ देखना पड़ेगा। एम आई राइट सर? लेकिन भारत, रूस, चीन के एक साथ होने से यूएस को चिंता होगी, ये एक सवाल है हमारे सामने। लेकिन अब इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे सामने आ रही है। बड़ी खबर टैरिफ वॉर में, टैरिफ, इस खबर पर मैं आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक क्विक टेक यहां पर लेना चाहूंगा। सर, इंटरेस्टिंग बात है, प्रधानमंत्री का यह दौरा है। अब मैं आपसे, क्योंकि आप चीन की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस मुल्क को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से है? और अनफॉर्चुनेटली वही चीज पर ट्रंप का ध्यान कम है अभी, और वो समिट शायद भारत में होने वाली है, होने वाली तो है, लेकिन उसमें होंगे ट्रंप की नहीं होंगे? मैं बात कर रहा हूं क्वाड की। तो क्वाड की अगर बात करें
अभी जापान के दौरे से प्रधानमंत्री चाइना गए, डेफिनेटली क्वाड की बात होगी जो सामने नहीं आएगी। हम सबको पता है किस तरीके से हाउ थिंग्स वर्क, लेकिन चाइना इससे कितना रैटल्ड होगा? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि जिस तरीके से ट्रंप ने ये टैरिफ वॉर एक बिहेवियर जनरेट किया, ये बात मान के चलिए, और जो एक डिस्ट्रस्ट अमेरिका के प्रति भारत का हुआ, पूरी वो दुनिया का है सर। जो क्वाड का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा लूज कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसको वीकेंड You're right. क्योंकि भारत कभी भी इसको एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनने देना चाहता था। भारत हमेशा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इश्यूज को क्वाड में रखता था, और भारत ये भी नहीं चाहता था कि ये चाइना के अगेंस्ट एक इंस्टीट्यूशन बने। जो दिख रहा था, विजिबल था, अमेरिका ये चाहता था। तो ये बात मान के चलिए कि भारत अब भारत का पुतिन और मोदी जी का पुतिन और शी जिनपिंग से मिलना, ये निश्चित रूप से मान के चलिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है क्वाड को और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को, जो वो चाहते थे। तो ये मान के चलिए। और मैं आपको देखिए, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर भारत मोदी जी एक पैकेज डील के साथ चीन को मैनेज कर पाते हैं, तो ये मान के चलिए कि एक विन विन सिचुएशन होगा। और ट्रंप जिस तरीके से, क्योंकि ट्रंप भारत को एक पिवोटल स्टेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो पाकिस्तान को मुनीर के साथ चाय पी रहा है, और अब आगे क्या करेगा, तो कोई ये बात मान के चलिए कि कोई परमानेंट फ्रेंड। अंडरस्टूड। अब मैं अगर कुछ फैक्ट्स में गड़बड़ कर रहा हूं तो आप महेश जी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। सर, एलिमेंट ऑफ डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है। चाइना और रशिया अभी साथ हैं, लेकिन दोनों का जो डीएनए है वो कभी भी साथ नहीं रहा है। स्टार्टिंग विद स्टालिन मेकिंग देयर स्टेट हेड वेट फॉर लॉन्ग टाइम रशिया में बाहर। अगर अभी की बात करें तो नीड बेस्ड है। ईरान जो है उसको जरूरत है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। रशिया को जरूरत है। चाइना के पास इंटरनल डिस्प्यूट्स और इतनी चीजें इतनी खराब हो गई हैं कि वहां पर उसको जरूरत है इसको डिस्ट्रैक्ट करने की। भारत को मार्केट की जरूरत है। यहां पर सबको एक जरूरत है, लेकिन कोई भी किसी का प्रोवाइडर नहीं बन सकता। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाए। इसमें इस समिट का क्या फायदा होगा? इस समिट का सबसे बड़ा फायदा ऑप्टिक्स है, जो कि चीन का मंतव्य है, दिखाने के लिए कि मिडिल किंगडम फिर से अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को, और अमेरिका का काउंटर पोल बनने की जो उसकी का मंतव्य है, उसकी तरफ वो प्रगति कर रहा है। दुनिया की आधी आबादी, 1/4 से लेके 1/3 तक जीडीपी, और क्षेत्रफल के हिसाब से 1/4, ये उनके देश में इकट्ठे हो रहे हैं। इसके 3 दिन बाद वो 3 सितंबर को एक विक्ट्री परेड करने वाले हैं जापान के विरुद्ध युद्ध जीतने की। राइट। तो ये सब ये दिखाने का एक प्रपंच है कि ये सब देश, चाहे वो 10 मेंबर देश हों, चाहे वो 14 ऑब्जर्वर देश हों, या डायलॉग पार्टनर हों, या और लोग हों, 20 के आसपास जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनका इस्तेमाल, उनका दोहन इसलिए किया जाएगा कि चीन की महिमा मंडल। अंडरस्टूड। अब ये आपने बहुत बड़ी बात की है, लेकिन चीन का महिमा मंडन, और यही शी जिनपिंग की कोशिश भी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो इस वक्त आ रहा है, वो सबसे बड़ा सबूत ये है कि वहां पर 20 देश आ रहे हैं। शी जिनपिंग अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करने वाले हैं। टैरिफ वॉर पर फिर सामने आई अमेरिका की बौखलाहट। ये देखिए, ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो का फिर से विवादित पोस्ट। ये मोटर माउथ है एक तरीके से। भारत के पैसों से यूक्रेन में हो रहा है कत्लेआम। नवारो ने कहा कि हमने टैरिफ लगाकर पुतिन की मदद रोकी, भारत पर रणनीतिक मुफ्तखोरी और रूस के लिए तेल लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया। पीटर नवारो, इसमें एक रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। नवारो ने पीएम मोदी पर निजी तौर पर हमला किया। आपको यकीन बता रहा हूं, ये इतने सीनियर डिप्लोमेट से जरा फ्रेम दिखाइए। दे आर नोन टू हैव अ स्ट्रेट फेस, लेकिन मन में सभी बहुत बुरी तरीके से हंस रहे होंगे अभी जब पीटर नवारो को सुन रहे होंगे, बिकॉज दिस मैन इज मम्बलिंग एंड जम्बलिंग। उनके सामने फैक्ट्स क्लियर नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रांगण के अंदर, व्हाइट हाउस के सामने जो उनका लॉन्स है, उसके बाहर वो बोल रहे हैं ये सारी चीजें। व्हाइट हाउस के अंदर, उसके बगल में उनका प्रेस ब्रीफिंग रूम है। अब अच्छी तरीके से हमें पता है। सर, पीटर नवारो जो कह रहे हैं, मैं उसको सीरियसली नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं एक नया ट्रेंड देख रहा हूं। वो ट्रेंड ये है कि अपने ट्रंप को खुश करने के लिए अगर वो किसी मुल्क के खिलाफ हैं तो उसको गाली बको।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए उनको पता है जो ट्रंप क्या चाहते हैं, और हमने इसके बारे में बहुत बातचीत की है। जो ट्रंप का भारत के विरुद्ध जो उनका स्टैंड हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि हमने उनको ऑपरेशन सिंदूर का कोई क्रेडिट नहीं लेने दिया, नोबेल प्राइज में हम उसमें अड़चन आ रहे हैं, तो इसीलिए। और वो सब लोग समझ गए हैं। तो चाहे पीटर नवारो हो, चाहे स्कॉट बिसेंट हो, चाहे मार्को रूबियो हो, चाहे हैरोल्ड लुटनिक हो, जो भी हो, सभी बस वही ट्रंप को खुश करने के लिए जैसे। और ये उनकी एरोगेंस है। एक तो कंफ्यूज्ड है बिल्कुल, क्योंकि डबल फेस्ड है, हिपोक्रिटिकल है, क्योंकि और जो देश हैं वो सब रूस से और ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का जो ट्रेड है निशांत, वो रूस के साथ जब पुतिन आए थे अलास्का में, उन्होंने कहा 20% हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ ज़्यादा बढ़ा है, तो अमेरिका ट्रेड कर सकता है। अच्छा सर, दिस टेक्स मी टू द अदर पॉइंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां पर समझना चाहूंगा सर। क्या ट्रंप, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड न्यूसेंस, एक बहुत प्रेसिडेंट है वो किसी कंट्री के, वो ऐसे बोल नहीं सकते हम लोग, लेकिन ट्रंप की जो एक तरीके से ये ब्लैकमेलिंग है, एल्बोइंग जो है, क्या दुनिया जॉइंटली इससे परेशान होकर, आज तक इतिहास में कभी कुछ ऐसा हुआ है कि दे हैव टेकन अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट समबडी एंड दे हैड टू बो डाउन? ये आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो ले रहे हैं। देखिए जापान जो है उनको एक डेलीगेशन भेजना था, ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका, ट्रेड के बारे में बात करने के लिए, लेकिन जिस तरह से अमेरिका का रुख रहा है और जिस तरह से वो एग्रेसिव उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी प्ले करी है, उससे तंग आकर उन्होंने नहीं भेजा। और अब वो भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ाएंगे, डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ाएंगे। तो कंट्रीज सबसे तंग आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति है सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। और अब सर मैं इसको लेकर एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, जरा प्ले करिए। जो अलग अलग लेवल पे जिस तरीके से ट्रंप रिएक्ट कर रहे हैं, जो चीजें बोल रहे हैं, प्ले करिए जरा, दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये ग्राफिक्स है शर्मनाक नौ पोस्ट। ट्रंप के सलाहकार पीएम मोदी पर निजी तौर पर हमला कर रहे हैं, और ये बहुत खराब ट्रेंड है। ट्रंप को खुश करने के लिए किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को आप इस तरीके से, किसी देश के आप प्रधानमंत्री को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी पर यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया, जो फैक्चुअली दूर दूर तक इनकरेक्ट है। पोस्ट में मोदी की जो तस्वीर लगाई है वो जानबूझकर उकसाने वाली है। अब ये साइकोफेंसी है। पीटर नवारो, अब इनका अगर आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आप बहुत हंसेंगे। खैर एनीवे, पोस्ट में पीएम मोदी को गेरुआ कपड़े में पूजा करते दिखाया गया। एंड ट्रस्ट मी, इस आदमी को इस पोस्ट में, इस तस्वीर में, इस कपड़े के बारे में कुछ नहीं पता होगा। ये इसकी टीम का काम है। नवारो के ट्वीट से साफ दिखता है कि वो मोदी को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। भारत को उकसाने के लिए ट्रंप के सलाहकार शर्मनाक तरीका अपना रहे हैं। पहले नवारो ने यूक्रेन को मोदी का वॉर बताया, अब तेल और मनी लॉन्ड्रोमैट कहा है। इंटरेस्टिंग बात क्या है इसमें? इंटरेस्टिंग बात यह है, हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं जानना चाहूंगा, और सीधे मैं चलूंगा सर के पास। सिंघल सर, आपके पास ये सवाल है। सर इमेजिन करिए, सर इमेजिन करिए, मतलब ये पुरानी कहावत है भारत की, और हमारे दर्शकों के लिए वो मैं लोकल डायलेक्ट में बात कर रहा हूं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खिसियाने ट्रंप, मोदी का मजाक उड़ाए। देखिए आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, कि जो बिल्कुल आप्ट आपने जो कहावत कही है बिल्कुल आप्ट है, इस पर बिल्कुल सही बैठती है। और ये जो इस तरह की जो बयानबाजी शुरुआत करी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद करी है, और ये पीटर नवारो जिसके बारे में आपने बताया, इतना कुछ बताया, जो उस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें आपने बिल्कुल सही कहा कि बेसिक उनके फैक्ट्स क्लियर नहीं हैं, और वो केवल ये सब इस वक्त होड़ लगी हुई है जितने भी इनके एडवाइज़र्स हैं कि किस तरीके से जो ट्रंप साहब की पॉलिसी है उसको हम, वो गलत है, सही है, और किसी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला है या सोच रहे हैं, तो उसको वो किस तरह से और ज़्यादा। सर मुझे एक बात बताइए, क्या रिश्तों में खाई बहुत आ गई है, या दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया है दैट दिस मैन ट्रंप, ठीक है यार जाने दो, दैट्स हाउ ही इज, वी शुड नॉट टेक हिम सीरियसली? मेरे विचार से पॉलिसी ये है कि जो है अभी मैनेज कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये 3 साल रहेगा, और इसको समहाउ मैनेज करना पड़ेगा हमें,
क्योंकि मानना तो पड़ेगा कि अमेरिका एक जो शक्तिशाली राष्ट्र है और उसको घटने में, पावर में थोड़ा समय लगेगा। सर आपकी जो टोन है, आपकी जो लैंग्वेज है, सॉरी, मुझे रिमाइंड करा रही है कि घर में एक बच्चा थोड़ा बदमाश निकलता है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लो, बाकी तो ठीक है। खैर, इस वक्त सीधे मैं चल रहा हूं यहां पर अपने दर्शकों को एक ग्राफिक्स बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं टैरिफ और टेरर दोनों की, ध्यान से देखिए। अब आपको बता दें भारत और अमेरिका के बीच कितना कारोबार है और अब ट्रंप के 50% टैरिफ से क्या असर पड़ने वाला है। मैं इसको टैरिफ नहीं, सैंक्शंस बोल रहा हूं। यहां पर भारत अमेरिका का कारोबार जरा ध्यान से देखिए। अमेरिका निर्यात 86.5 बिलियन डॉलर का है, गिरावट की आशंका 43%। वैसे सबसे बड़ा दुख ट्रंप को यही है। अब आप ये FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 49.6 बिलियन डॉलर, कितने पर टैरिफ का असर है? 60.2 बिलियन डॉलर पर सीधा असर है, लगभग 66%। उद्योग पर असर की अगर बात करें तो कपड़ा उद्योग है, रत्न और आभूषण, कपड़ा की बात करें, नोएडा में कई फैक्ट्रीज हैं। रत्न आभूषण की अगर बात करें तो हम बात करें सूरत की, झींगा और समुद्री मछलियां की बात करें, अगेन गुजरात आता है। कालीन और फर्नीचर की बात करें, मिर्जापुर। रोजगार पर असर, लाखों मजदूरों की नौकरियों पर संकट आ सकता है, कंपनियां उत्पादन रोकने, छटनी को मजबूर हो सकती हैं। मुझे याद आ रही है मैल्कम ग्लैडवेल की एक किताब जिसका नाम है द टिपिंग पॉइंट, और उसमें बताया गया था न्यूयॉर्क में कैसे ग्रेट डिप्रेशन के दौरान नौकरियां जानी शुरू हो गई थीं और उसके बाद क्राइम बढ़ गया था। तो एक ऐसा फैक्टर है जिस पर हमें ध्यान देना होगा। सर, वेरी क्विक टेक, क्या इस एससीओ में भारत काइजन, क्योंकि हम जापान से आ रहे हैं तो आई विल टॉक काइजन, काइजन स्टेप्स का इस्तेमाल करके छोटे छोटे ट्रेड पार्टनर्स बनाने में कामयाब होगा? निस्संदेह भारत की ये तलाश है कि हम अपने जो ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें, और ये हमारी प्रॉब्लम रही कि अमेरिका पर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई थी और उसी को वो ट्रेड को वेपनाइज किया ट्रंप ने। तो मुझे लगता है ये एससीओ मंच पर भारत का प्रयास होगा कि हम नए पार्टनर देखें, हम एशिया पर, अफ्रीका पर हम अपना डाइवर्सिफिकेशन करें ट्रेड को, और ये सबक भी है कि भविष्य में किसी भी राष्ट्र पर इतना डिपेंडेंसी न हो, स्पेशली ट्रेड को लेकर के। आप जो बता रहे हैं, अब मैं यहां पर एक और सवाल यहां पर पूछूंगा निनाद सर से। निनाद सर, वेरी वेरी शार्प आंसर। एससीओ में हम जा रहे हैं, उसके बाद हम यूएन जा रहे हैं, और इससे पहले हम जापान गए हैं, एंड मोस्ट लाइकली वी आर होस्टिंग क्वाड। क्या हमारी इकोनॉमिक फ्रंट पर जो सेटबैक्स हैं, इनमें से किसी भी लेवल पे, यूएन की बात आप समझ सकते हैं, मैं किसी और रेफरेंस से बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे बायलैटरल्स होंगे, क्या इकोनॉमिक जो हमें डेफिसिट आया है उसको हम किसी भी लेवल पर काउंटर कर पाएंगे? इकोनॉमिक डेफिसिट हम इस तरह काउंटर नहीं कर सकते, हमें इंटरनल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, तगड़े रिफॉर्म करने पड़ेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर ए डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी, हम एक्सपोर्ट इकोनॉमी नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब ये है कि इतना ज़्यादा हमारे पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, हमारा जो अमीर तबका है उस पर फ़र्क पड़ेगा, हमारे जो वर्कर्स हैं उन पर तबका पड़ेगा, लेकिन हम एक डोमेस्टिक कंजम्पशन इकोनॉमी है, तो हमारे को इतना, जापान जो एक्सपोर्टर है, चाइना है, उनको बहुत ज़्यादा टैरिफ का फ़र्क पड़ेगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, दाल से लेकर रफेल तक हम सब कुछ इंपोर्ट करते हैं। हम जब तक वो नहीं चेंज करेंगे तब तक हम अपने आप को एसर्ट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी ए ग्रेट पावर इफ यू इंपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम मूंग की दाल टू रफेल फाइटर प्लेन। बट ऑन अ सीरियस नोट, क्या टाइम नहीं आ गया कि भारत शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर अ गुड ऑल्टरनेट अदर देन अमेरिका? जो हमारी यूरोपियन यूनियन से डील्स हुई हैं, जो अभी हमारी ब्रिटेन से डील हुई है, उर्सुला वॉन डर लेयन आई थी सैंक्शन लगने से पहले, हमने ब्रिटेन से बहुत अच्छी डील की है, लेकिन एससीओ का मकसद है आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद से निपटने के लिए सदस्य देशों के बीच सहयोग। लेकिन इसी एससीओ में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है जो आतंकवाद फैलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। हालांकि ये अलग बात है कि वो खैबर पख्तूनवा में अभी उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है बुरी तरीके से। आतंकवाद के खिलाफ दिल खोलकर, आगे दिखाइए इसको जरा, आतंकवाद के खिलाफ दिल से प्रस्ताव करेगा, ये सवाल है हमारे सामने। आतंकवाद पर एससीओ का दोहरा रवैया, अब डबल स्टैंडर्ड्स। ये देखिए, एससीओ से 2024 में आतंकवाद पर प्रस्ताव, आतंकवाद किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं होगा, आतंकियों को आश्रय देने वाले देशों का बहिष्कार, आतंकवाद कट्टरवाद के खिलाफ एकजुट रुख, आतंकवाद पर डबल स्टैंडर्ड का विरोध। अब एससीओ में चीन, पाकिस्तान, इन दोनों की अगर बात करें, एससीओ में वो पाकिस्तान जो आतंकवाद का सबसे बड़ा हिमायती है, एससीओ में वो चीन जो आतंकी मसूद अजहर को बचाता है। ये बड़ी बात क्या है? आतंकवाद पर एससीओ से मजबूत बयान आते हैं, जमीन पर कुछ नहीं होता है। ये हमारे सामने एक फैक्टर है। मैं सीधे चलूंगा, आपसे समझना चाहूंगा आतंकवाद। मैं बार बार ये चीज इंसिस्ट कर रहा हूं, टेररिज्म जो है वो एक ऐसी चीज है, जब ट्रंप का इकोनॉमिक
टेरर ही कहूंगा मैं उसको, अगर आप उसको अन्यथा ना लें। वो ट्रंप का इकोनॉमिक टेरर है, और यहां पर जो टेरर है वो एक अलग लेवल का टेरर है, और हम लोग ऑपरेशन सिंदूर से बाहर निकले हैं। मैं अपने दर्शकों को नहीं बताना चाहूंगा कि कल रात में कितनी सॉटीज हुई हैं, किस कंट्री ने की है, लेकिन आसपास ही हुई हैं। ऐसे में एससीओ समिट हो रही है, आपको लगता है इससे कुछ निकलेगा? देखिए, डिप्लोमेसी का काम ही है इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन को के साथ आगे बढ़ना और उसको समाप्त करना। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कुछ हद तक समेटने की कोशिश चीन की भी होगी। ओके। क्योंकि भारत के साथ 21वीं शताब्दी कहा जाता था कि ये दो बड़े देशों का है, अमेरिका से पावर शिफ्ट करेगा, मेन्यू और वेन्यू दोनों शिफ्ट करेगा और एशिया में आएगा, और एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत उसके सूत्रधार होंगे। ठीक है। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अब लगता है कि ये टर्निंग पॉइंट है। ओके, ओके। अमेरिका के द्वारा जो ओके। किया गया, ये दैट कुड बी द टर्निंग पॉइंट। ओके। जिसमें चाइना भी भारत की शक्ति को, भारत के Understood। महत्व को समझे और पाकिस्तान को फिर दरकिनार लगाए। ठीक है। एक नए रास्ते की शुरुआत यहाँ अब से मैं हो सकती है। सभी से एक एक सवाल पूछूंगा, और मेरा एक सवाल है, हमारे जितने भी दर्शक हैं अब अपनी स्क्रीन को ब्लॉक कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, आगे मत जाइएगा। सारे मेहमान, 10 मेहमान जो कि 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है कि भारत के लिए इस एससीओ समिट में क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट या कैटलिस्ट हो? स्टार्टिंग वहां से मैं सीधे कर रहा हूं, सर आपसे जानना चाहूंगा, भारत के लिए एक लाइन में इस एससीओ समिट में क्या खास होगा? खास ये होगा कि भारत जो है अमेरिका को ये दिखाएगा कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, अमेरिका इज नॉट द ओनली ऑप्शन। और व्हाट अ टाइमिंग, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री को जापान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये देखिए जरा, ये गार्ड ऑफ ऑनर आपके सामने चल रहा था यहां पर, ये देखिए। अब मैं सीधे, भारत के लिए इस एससीओ समिट में क्या खास होगा? देखिए, एक तो यह है कि भारत ये बता सकेगा अमेरिका को कि उसके पास विकल्प है, ओके। और दूसरा यह है कि भारत इस समिट का उपयोग साइड लाइन्स पे बायलैटरल अंडरस्टूड उसके लिए कर सकेगा, मीटिंग के लिए, जो बहुत महत्वपूर्ण। बायलैटरल्स इंपॉर्टेंट। सर, भारत के लिए इस एससीओ समिट में क्या खास होगा? जी, पहली बात तो ऑप्टिक्स, दूसरी बात इकोनॉमिक कंट्रोल। ओके। अपने लिए नए बाजार ढूंढे जा सकते हैं, अपने लिए नए जो क्षमताएं हैं वो विकसित करने के लिए टेक्नोलॉजी ली। अंडरस्टूड। भारत के लिए एससीओ समिट में क्या खास होगा? ये आर्थिक वैकल्पिक व्यवस्था का निर्माण करना, और दूसरा आतंकवाद से जुड़े हुए जैसे पाकिस्तान को दरकिनार करना, ये दो महत्वपूर्ण। पाकिस्तान को आइसोलेट करना। भारत के लिए एससीओ समिट में क्या खास होगा? देखिए, एक तो मैसेज जाएगा अमेरिका को कि रशिया, चाइना, इंडिया साथ आ सकते हैं। चाइना को मिला जापान जाने के बाद। लेकिन दूसरा जो है कि अभी तक नेगोशिएशन जो टैरिफ पे हो रहा है, इंडिविजुअल कंट्रीज कर रहे हैं। मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जॉइंटली नेगोशिएट कर पाएंगे अमेरिका से, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आएगा। वी कैन वर्क टुगेदर। वी कैन वर्क टुगेदर। अशोक सर, भारत को इस एससीओ समिट में क्या खास होगा भारत के लिए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होगा अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, एक नॉर्मलाइज करना अपनी रिलेशंस चीन के साथ, एक स्ट्रेंथन करना अपनी पार्टनरशिप रूस के साथ। अंडरस्टूड। जहाँ तक ट्रेड है, मेरे विचार से कुछ इसमें खास नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो चीन बड़ा इंपोर्टर है, ना रूस बड़ा इंपोर्टर है, ना ये 4 जो देश हैं सेंट्रल एशिया के वो बड़े इंपोर्टर्स हैं। तो ट्रेड और इकोनॉमी पर इतना नहीं होगा। नेशनल करेंसीज में आप ट्रेड करने के लिए बात कर सकते हैं, परंतु जैसे आप कह रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स हम अमेरिका के ढूंढ सकें, तो एससीओ से वो नहीं निकलेंगे। एससीओ में स्ट्रेटेजिक बातों पर ज़्यादा जोर। अंडरस्टूड। यानी कि इस एससीओ समिट में क्या ऐसा है जो भारत के दर्शकों को ये लगेगा कि भारत के लिए बहुत बड़ा गेन है? देखिए, इसमें ऑप्टिक्स ज़्यादा है और कमिटमेंट जहाँ तक बात है वो कम है। ये भारत के लिए एक निगोशिएटिंग स्ट्रेटजी है, निगोशिएशन चीन और रूस के साथ भी, और साथ साथ इसमें रहने से अमेरिका भी दबाव में आएगा, तो अमेरिका के साथ में हम बेटर निगोशिएट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है। अंडरस्टूड। भारत के लिए इस एससीओ समिट में खाली ऑप्टिक्स है, या फिर कुछ ट्रेड नेगोशिएशंस हैं, या फिर एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है? देखिए, इस दौर में ये स्ट्रेटजिक स्वीट स्पॉट होगा और ट्राइका मजबूत होगा। भारत चीन की जो दूरियां थी वो कहीं ना कहीं। अंडरस्टूड। वेरी पॉजिटिव थिंकिंग। सर, भारत के लिए इस एससीओ में ट्रेड, ऑप्टिक्स, डिफेंस या टेररिज्म? भाई देखिए, चीन के साथ तो मार्केट एक्सेस का इशू है, उस पर हम चाहेंगे कि कुछ हमें चीन से थोड़ा सा बेटर मार्केट एक्सेस मिले। रूस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, उसको हम चाहेंगे कि वो कम हो और रूस हमारे से और सामान खरीदे।
इसके अलावा जो है ऑप्टिकली अगर इंडिया, रशिया और चाइना इकट्ठे आ जाते हैं या RIC जो है दोबारा से हो जाती है, दैट सेंड्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। अंडरस्टूड सर, भारत के लिए क्या रहेगा इसमें खास? हमको लो एक्सपेक्टेशंस रखनी पड़ेंगी। ये एक डैमेज कंट्रोल विजिट है, हमारे पास इस वक्त ऑप्शन नहीं है, तो हम चाइना जाके अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं और थोड़ी बहुत 2 ग्रेट पावर साथ आने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि जापान से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो बहुत बड़ी वो एक्चुअली ज़्यादा बड़ी मीटिंग है हमारे लिए SCO से, तो हमारे को अपनी एक्सपेक्टेशंस लो करनी पड़ेगी। चाइना, एक बात ना भूलें, इंडिया को कंटेम्प्ट में रखता है। Understood. ये सब बात करनी कि इंडिया और चाइना साथ अब आएंगे। मैं क्या आप लोगों से लिबर्टी ले सकता हूं कि मैं अपनी एक टेक यहां पर देना चाहूंगा। जिप एंड देन वन, यहां पर भारत के लिए ऑलरेडी इस SCO में एक सबसे बड़ा गेन ये है कि जिस चाइना को हमने बुरी तरीके से धोया, उसके हथियारों को स्ट्रैटेजिकली उसको बीट किया ऑपरेशन सिंदूर में, वो चाइना पूरी तरीके से यह कोशिश कर रहा था कि कैसे भी भारत के प्रधानमंत्री इस विजिट के लिए आ जाएं। शी जिनपिंग ने अपने सबसे ट्रस्टेड, सबसे क्लोज और राइट हैंड अलाई वांग यी को इसके लिए लगाया कि भारत कैसे भी इस समिट में आ जाए, क्योंकि SCO की कामयाबी तब मानी जाएगी जब भारत अपनी प्रेजेंस दिखाएगा वहां पर। और ऐसे में ट्रंप चाहे कुछ भी कहें, उनके जोकर्स कुछ भी कहें, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई यह देखना चाह रहा है SCO के मन से प्रधानमंत्री मोदी वैश्विक एकता पर और युद्ध को शांत करने के लिए क्या कहते हैं। यह है ग्लोबल साउथ में भारत की इंपॉर्टेंस।